हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक कोर कोर्स ऑफ 14 एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का फोर्थ टॉपिक है, जो है एग्रीकल्चरल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड विटलेसीज क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में आप लोगों को विटलेसी के द्वारा किए गए एग्रीकल्चरल रीजन्स को क्लासिफाई करना है। एग्रीकल्चरल रीजन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रीजन क्या होता है। रीजन पृथ्वी के वैसे भूभाग को कहा जाता है जहाँ पर किसी न किसी प्रकार की कुछ समानताएं पाई जाती हों। उसी प्रकार से एग्रीकल्चरल रीजन कहने से मतलब है कि एक वैसा क्षेत्र जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई समानता पाई जाती हो, जैसे कि वहाँ पर सेम टाइप का सॉइल पाया जाता हो जिससे कि सेम टाइप का क्रॉप हो, या फिर वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा हो जिससे कि वहाँ पर क्रॉपिंग डाइवर्सिटीज़ कम पाई जाती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर करने का जो मेथड है वो सेम हो। तो इस तरह से जहाँ पर कि एक टाइप की कुछ समानता पाई जाती हो किसी भी क्षेत्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसी के आधार पर विश्व को एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। विश्व को एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिवाइड करने का श्रेय विटलेसी को जाता है, जिन्होंने इसके लिए कुछ मानक आधार बताए हैं, जिसमें से पहला है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध कह सकते हैं। इसमें क्या है कि विश्व में जैसे कि कृषि और पशुपालन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। पशु क्या होते हैं कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लेबर के रूप में, मतलब श्रम के रूप में वो अपना योगदान देते हैं। इसके साथ ही साथ वो कुछ कमोडिटीज़ भी अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि मिल्क हो सकता है, मीट हो सकता है, स्किन, बोन्स, ये सब के द्वारा पशु एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ह्यूमंस की हेल्प करते हैं। तो ये मनुष्य और कृषि फसलों और पशुओं का जो ये संबंध है, ये विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। इसके आधार पर कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा आधार है लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी, यानी कि कृषि में पूंजी एवं श्रम का विनियोग। कहीं कहीं कृषि प्रदेशों में पूंजी का निवेश अधिक होता है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं पर ज़्यादा होता है। कहीं पर कोई कृषि ऐसी होती है जो कि लेबर इंटेंसिव होती है, जिसमें श्रम की मात्रा अधिक होती है, और कोई कोई कृषि ऐसी भी होती है जिसमें कि कैपिटल के साथ साथ लेबर दोनों की अधिक उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कैपिटल और लेबर, इन दोनों के निवेश की मात्रा के आधार पर भी किसी किसी कृषि प्रदेश में समरूपता और कहीं कहीं पर कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। तो इसके आधार पर भी कृषि क्षेत्रों में वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरा आधार है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादन विधियाँ। किसी क्षेत्र में पशु का प्रयोग होता है, हल का प्रयोग होता है, तो कहीं कहीं पर आधुनिक कृषि की जाती है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि सिंचाई की आवश्यकता होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि बिना सिंचाई के भी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके आधार पर भी कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। विटलेसी ने चौथा आधार बताया है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप। कहीं कहीं पर कृषि केवल अपनी फैमिली के लिए की जाती है, तो कहीं पर इसे व्यापारिक रूप से भी किया जाता है। तो इसके आधार पर जो कृषि उत्पाद होते हैं उसके उपभोग के आधार पर भी विटलेसी ने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। पांचवा आधार है मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड, यानी कि कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण। कृषि क्षेत्रों की अपनी संस्कृति होती है, जैसे कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ के जो गांव होते हैं वहाँ पर भी लगभग सभी सुविधाएं होती है। वहाँ पर कृषि पद्धति और कृषक का जीवन स्तर उच्च होता है। लेकिन यही अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी लो पाया जाता है। तो इसको भी आधार मानकर विटलेसी ने कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया है। इन पांचों मानकों के आधार पर विटलेसी ने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है
चलवासी पशु चारण प्रदेश, नोमैडिक हर्डिंग रीजन। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, लाइव स्टॉक रैंचिंग रीजन। तीसरा है स्थानांतरी कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। उसके बाद आता है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, रेडिमेंटल सेडेंट्री टिलेज रीजन। उसके बाद है पांचवा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विथ राइस डोमिनेंट। छठा है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज रीजन विदाउट पैडी राइस। उसके बाद सातवां है व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश, कमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन। आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल रीजन। नौवां है व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। उसके बाद है 10वां व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, कमर्शियल लाइव स्टॉक क्रॉप एंड फार्मिंग रीजन। उसके बाद 11वां है निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग रीजन। उसके बाद है 12वां व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन। 13वां है लास्ट विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। इन 13 कृषि प्रदेशों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहला है नोमैडिक हर्डिंग। इसको हिंदी में चलवासी पशु चारण प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में लोग अपने पशुओं के साथ एक अच्छे चारागाह की खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं। इनके रहने के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, ये खानाबदोश वाली ज़िंदगी जीते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में सीजनल मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे कि सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो लोग पहाड़ी के तराई वाले क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं। उसके बाद गर्मियों में जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है और अच्छे हरे भरे चारागाह उग जाते हैं तो फिर ये लोग अपने पशुओं के साथ पहाड़ों पर जाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार की कृषि ज़्यादातर सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, चाइना और साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न मेडागास्कर, इन सारे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दूसरा है लाइव स्टॉक रैंचिंग रीजन, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। लाइव स्टॉक रैंचिंग में लोग बहुत अधिक संख्या में पशुओं को पालते हैं। ये पशु उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे कमोडिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, बोन्स, स्किन, वुल, ये सब। इनका रहने के लिए फ़िक्स प्लेस होता है और ये लोग सीजनल माइग्रेशन या फिर किसी भी प्रकार का माइग्रेशन नहीं करते हैं या फिर बहुत छोटे लेवल पर करते हैं। लाइव स्टॉक रैंचिंग ज़्यादातर वेस्टर्न एशिया के प्रेरीज में, वेस्टर्न कनाडा में, सेंट्रल मैक्सिको में, वेनेजुएला के कुछ भाग में, अर्जेंटीना में और साउथ अफ्रीका के वेल्ड में और ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में, इन सारे क्षेत्रों में लाइव स्टॉक रैंचिंग की जाती है। तीसरा कृषि क्षेत्र है स्थानांतरी कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहने का मतलब है कि इसमें लोग एक प्लेस पर कृषि करते हैं और अगर वहाँ पर जंगल हो तो जंगल के कुछ पैचेस को क्लीन करके वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। उसके बाद जब उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो फिर उस प्लेस को छोड़कर ये लोग दूसरे प्लेस चले जाते हैं और वहाँ पर भी इसी प्रकार से जंगलों को काट करके वहाँ पर कृषि करते हैं। इसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उड़ीसा में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और म्यांमार और साउथ चाइना में भी करते हैं। इस प्रकार की कृषि में लोग कृषि उत्पादों को बेसिकली अपने फैमिली के लिए ही ग्रो करते हैं और अगर कुछ सरप्लस होता भी है तो फिर उनको मार्केट में कैश के लिए बेच देते हैं या फिर कुछ अदर कमोडिटीज़ के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में फील्ड का रोटेशन होता है, ना कि क्रॉप्स का रोटेशन। चौथा है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, रेडिमेंटल सेडेंट्री टिलेज रीजन। यह प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि है।
यानी कि जो सेटल्ड फार्मर्स हैं वो एक फिक्स्ड प्लेस पर कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि में रोटेशन, फील्ड का रोटेशन नहीं होता है। सेडेंट्री एग्रीकल्चर जो है ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जो प्रिमिटिव फार्मर्स थे उनके लिए इस टाइप के वर्ड को यूज़ किया गया है, जो कि खेतों को शिफ्ट करने के बजाय एक फिक्स्ड प्लेस पर, एक ही खेत पर इन्होंने एक लंबे समय तक एग्रीकल्चर किया है। इस प्रकार की कृषि ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर कि बढ़ती ज़मीनों का बार बार यूज़ किया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, और जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो परमानेंटली एक प्लेस पर ही रहते हैं, निवास करते हैं। पांचवा कृषि क्षेत्र जो है वो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विथ राइस डोमिनेंट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर चावल की प्रधानता है, राइस पैडी डोमिनेंस है, और इस प्रकार की कृषि ज़्यादातर एशिया के मानसूनी भागों में की जाती है, जिसमें कि चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे क्षेत्र आते हैं। इन सारे क्षेत्रों में कृषि में धान की ज़्यादा प्रमुखता होती है, और ये एक पर्टिकुलर सीज़न में धान की कृषि करते हैं, और इसके बाद जो रेस्ट टाइम बचता है उसमें कुछ अलग अलग क्रॉप्स भी रेज करते हैं, जैसे कि कुछ शुगर केन हो गया, जैसे गन्ना हो गया, और टोबैको हो गया, ये सब। इसके बाद छठा कृषि प्रदेश है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी डोमिनेंस। इस प्रकार के क्षेत्रों में भी गहन निर्वाह कृषि होती है, बट यहाँ पर राइस का डोमिनेंस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कुछ अदर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि व्हीट है। इस प्रकार के रीजन राइस रीजन के आसपास के ही क्षेत्र हैं, जिसमें से कि इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, चाइना, ये सब आते हैं। इसके बाद 7 और कृषि प्रदेश हैं जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।